morning students, welcome back. Today we are discussing about the chapter 3 money and credit from 10th class. 10th क्लास में हम लोग चैप्टर करेंगे मनी एंड क्रेडिट के बारे में. मनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनी मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मीडियम जो एक्सचेंज करने का जो मीडियम होता है जिसके द्वारा हम लोग यानी कि लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मनी. मनी कहा जाता है. तो मनी क्या है? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यदि हम मनी वर्ड्स की बात करते हैं कि मनी वर्ड्स की ओरिजिनेट कहां से हुई, तो वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट मनी. तो मनी की जो ओरिजिनेट हुई है, द वर्ड करेंसी इज कॉल्ड मनी इन इंग्लिश. दैट हैज टू बी ड्राइवन फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड मोनेटा. मोनेटा वर्ड से निकला है ये मनी वर्ड. मोनेटा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है और मोनेटा का जो नाम है वो बिगड़ता बिगड़ता नाम रखा गया मनी. तो मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, लेन देन का एक माध्यम कहते हैं, यानी कि जो भी चीज हम लोग जनरली हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज करने का जो मीडियम हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मनी. मनी में सभी आ जाते हैं. जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर टू टेक और टू गिव समथिंग दैट इज कॉल्ड मनी. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, याद रखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. मनी में हम लोग लेन देन करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं. अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मनी, यानी कि जो मनी है, मनी का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट फेज क्या है मनी के, मनी का प्रचलन कैसे हुआ, किस तरीके से हम लोग मनी जो आज यूज करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में. तो देयर आर मेनली थ्री फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मनी. तो यहाँ पर हम लोग थ्री फेज के बारे में बात करेंगे. जो थ्री फेसेस है मनी के डेवलपमेंट की, मनी का जो विकास हुआ थ्री फेसेस में हुआ. द फर्स्ट इज बार्टर सिस्टम. जो सबसे पहला है बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली. बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली. बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है? बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज in which direct exchange without the use of money, that is called barter system. Direct exchange of goods and services without use of money, यानी कि barter system में जो डायरेक्ट यूज किया जाता था विदाउट यूज ऑफ मनी, बगैर पैसा यूज किए, उस एक्सचेंज को, उस लेन देन को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली. यानी कि वस्तु के बदले में वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता था. दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ करेंसी. करेंसी का फर्स्ट फेज है. लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आती है? बार्टर सिस्टम इज आल्सो बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स. बार्टर सिस्टम की फीचर होती है, वो फीचर क्या है? डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स. इट मींस एक्सचेंज इज पॉसिबल व्हेन बोथ पार्टीज एग्री. यानी कि एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा बार्टर सिस्टम में जब दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं. लेकिन कई बार क्या होता था कि जो बोथ पार्टीज है वो एग्री नहीं होती थी, जिसके कारण जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता था. बार्टर सिस्टम बिकम एन हिस्ट्री टुडे. आज के समय में अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम एक इतिहास बन चुका है. सेकंड फेज क्या है मनी का? मेटेलिक करेंसी, धात्विक मुद्रा, दी कॉइन्स, दी मेटेलिक करेंसी. अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में जो कॉइन्स होते थे दैट इज मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, गोल्ड. बट टुडे द मेटेलिक कॉइन्स वी हैव टू बी इंक्लूडेड कॉइन्स, यानी कि मेटेलिक करेंसी में हम लोग सिक्कों को शामिल करते हैं. जो सिक्के होते हैं हमारे कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स को इंक्लूड किया जाता है. देयर इज आल्सो सम प्रॉब्लम इन मेटेलिक करेंसी. द मोस्ट प्रॉब्लम इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ करेंसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती थी. एंड द सेकंड प्रॉब्लम, the construction cost of the metallic currency is very high. यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती थी मेटेलिक करेंसी को बनाने की, वो भी काफी ज्यादा होती थी. मेटेलिक करेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में अगर हम बात करें पेपर नोट, कागजी नोट, ज्यादातर अगर हम बात करें मोटा लेन देन करने के लिए हम लोग पेपर नोट्स यूज करते हैं, कागजी नोट यूज करते हैं. बोथ आर दी फॉर्म ऑफ मॉडर्न करेंसी. मेटेलिक करेंसी की बात करें हम लोग जिसमें कॉइन्स आते हैं, पेपर नोट्स की बात करें, पेपर नोट्स ये सारे के सारे हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी माने जाते हैं. इनको हम आधुनिक रूप कहते हैं करेंसी का. डिमांड डिपॉजिट है, चेक है, इसके माध्यम से भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में. डिमांड, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट और व्हाट इज चेक के बारे में यहाँ पर. अब जो मनी से रिलेटेड, जब भी हम लोग मनी का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें वहां पर आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है आरबीआई बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट देयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है. मेनली भारत का केंद्रीय बैंक है ये, जो एक तरह से करेंसी सर्कुलेट करने का काम, जो अदर बैंक्स होते हैं उनको गाइडेंस देना, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम जो आरबीआई होता है, आरबीआई के द्वारा कंप्लीटली किया जाता है. यानी कि आरबीआई की गाइडेंस में रहते सारे के सारे जो बैंक्स होते हैं वो वर्किंग करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट.
the Reserve Bank of India. Currency also circulate on the behalf of RBI by the Central Government of India. भारत सरकार के द्वारा यानी कि RBI बैंक के आधार पर ही जो करेंसी होती है वो जारी की जाती है. That is most important. You must have to be remember about what are the main function of RBI Bank, Reserve Bank of India, RBI के बारे में अगर हम बात करते हैं. And the next topic is credit, money. मनी के बारे में हमने बातें की यहाँ पर. मनी के बाद अगर हम बात करें अब सेकंड जो कंटेंट है अपना वो है क्रेडिट के बारे में. क्रेडिट का मतलब होता है साथ, हिंदी में कहते हैं साथ. अगर हम इंग्लिश में बात करें इसकी जगह इसका मीनिंग होता है लोन, टू टेक लोन यानी कि लोन लेना. क्रेडिट का मीनिंग क्या है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है. व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट क्या है? When a person or party taking loan from other is called credit. यानी कि जब एक व्यक्ति या एक पार्टी दूसरे व्यक्ति से लोन लेती है that is called credit. उसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं. अब क्रेडिट लेते समय कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं that have to be applied. That is called terms of credit. Terms of credit का मीनिंग क्या होता है? Every person who is taking loan that have to follow some terms of credit. Some terms of credit follow करनी पड़ती हैं. These are called terms of credit. इन्हीं को हम लोग terms of credit कहते हैं. कौन कौन सी होती है terms of credit? Like that collateral. Collateral की अगर हम बात करें, collateral का मतलब होता है collateral is an asset that have to be put in bank as a security. Collateral एक asset है जो security के रूप में बैंक में रखा जाता है. मान लीजिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या कोई गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी के रूप में कोई ना कोई एसेट मांगता है, चाहे वो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी. दैट इज कॉल्ड कोलैटरल. गिरवी रखना यानी कि कोई इसका. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपको बैंक अपना जो ब्याज की दर होता है वो बताएगा. रीपेमेंट मोड यानी कि आप लोग उस लोन को कैसे चुकाएंगे. ये सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं, नियम व शर्त होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बिफोर टेकिंग लोन और क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट. उन्हीं को हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड द क्वेश्चन व्हाट इज कोलैटरल. कोलैटरल क्या है? कोलैटरल इज एन एसेट दैट हैव टू बी पुट इन बैंक बिफोर टेकिंग एनी लोन. एंड द सेकंड इज सोर्स ऑफ क्रेडिट. सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? यानी कि साथ के साथ जो साधन है, यानी कि हम लोग लोन कहां से ले सकते हैं. There are mainly two sources, that is formal source of credit and next is informal source of credit. There are mainly two type of source of credit. Formal source of credit. Formal source of credit की अगर हम बात करें, when a person is taking loan from bank or cooperative society, that is the most important topic from this formal source of and informal source of credit. Formal source of credit का मीनिंग क्या है? When a person is taking loan from bank, cooperative society, these are called formal source of credit. बैंक से कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मींस होता है व्हेन ए पर्सन इज टेकिंग लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड मनी लेंडर. दीस आर कॉल्ड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होती है. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर नॉट एक्सप्लोर द पुअर पीपल. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है गरीब लोगों का शोषण नहीं करते, बट दे हैव टू फुलफिल सम ऑब्लिगेशंस. But informal source of credit main purpose is to earn more and more profit. ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना ही इनका मेन पर्पस होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लाइक दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई बैंक एंड इनफॉर्मल सोर्स लाइक दैट फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड मनी लेंडर्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई बैंक और द यू कैन से under the RBI bank or under the government of India. That is the most important topic you must have to be remember about what is difference between formal and informal source of credit. ज्यादातर जो हमारे गांव के लोग होते हैं वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, बिकॉज जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता लोन लेने के लिए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज SHG. SHG that is called self help group. 15 to 20 people, 15 से 20 जो मेंबर होते हैं वो मिलकर क्या कर सकते हैं? वो मिलकर अपना एक ग्रुप बना सकते हैं जिसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायक समूह कहते हैं. 15-20 लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बना सकते हैं. उस ग्रुप के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद फिर क्या करते हैं वो एक लोन लेते हैं. बैंक को जब ये विश्वास हो जाता है कि ग्रुप रेगुलर अपनी बचत कर रहा है, बचत हो सकती है 25 to 100 या मोर रुपीज में हो सकती है, वो धीरे धीरे बैंक क्या करता है. अब पुअर पीपल होते हैं फॉर्मल से लोन लेते हैं तो उनको कोलैटरल की आवश्यकता पड़ती है. बैंक कहेगा भैया आप लोग क्या गिरवी रखेंगे मेरे सामने. लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्स होते हैं वहां से लोन लेते हैं तो ये उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं. तो ऐसे कंडीशन में SSG है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है
वो एक मीडियम, एक तरह से वो मीडियम रास्ता है जिसके द्वारा यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं वो लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से स्टार्ट हुए हैं और आज के समय में आज हम देखें तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ 15 to 20 members